अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर मुबैना बददियानती और दीगर बेज़ाब्तगियों की वजह से मेडिकल में ग्रेजुएट सतह की तालीम के दाखिले के लिए 5 मई को मुनक़िद हुए कौमी अहलियती टेस्ट यानी नीट UG मनसूख करके इसके दोबारा इनेकाद की दरखास्तों पर अपनी समाअत जुमेरात को यानी 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने समाअत की अगली तारीख तय करते हुए कहा कि इसके अलावा कुछ और अर्जी गुजारों ने अब तक मरकज़ी हुकूमत और इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए चारशंबे को दायर हलफनामे पर गौर नहीं किया है, इसीलिए इस मामले को 18 जुलाई तक मुलतवी किया जाता है। मरकज़ी हुकूमत ने अपने जवाब में अदालत को ये भी बताया कि नीट UG 2024 के लिए काउंसलिंग का अमल जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगा। 4 राउंड में काउंसलिंग की जाएगी। बेंच ने 8 जुलाई को पिछली समाअत में मरकज़ी हुकूमत और NTA को 10 जुलाई को अदालत में हलफनामे के जरिए इल्ज़ामात का जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदालत ने CBI को भी तहकीकात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। अदालत उस्मा ने 8 जुलाई को कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इम्तिहान की तक़द्दुस से समझौता किया गया है। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर धोखाधड़ी से फ़ायदा उठाने वालों और बेदाग उम्मीदवारों में फ़र्क करना मुमकिन नहीं है तो फिर इम्तिहान दोबारा मुनक़िद किया जाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने ख़वातीन को बिला लिहाज मजहब, मसावत और मसावी मदद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ़ करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा महरूम लड़कियों को मदद फराहम करके उम्मीद और मौक़े पैदा किए जा सकते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी पर अहम और मुस्बित असरात पड़ सकते हैं। जुमेरात को नायब सदर इनक्लेव में फ़िकी ख़वातीन की तंजीम की चेन्नई शाख के अरकान से बातचीत करते हुए धनखड़ ने कहा कि माली और समाजी चैलेंजों का सामना करने वाली बासलाहियत लड़कियों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के ताउन से बच्चियों की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल इत्मीनान और खुशी हासिल होती है। Hand holding is required for girls for 2 things. 1, their education, and second, their skill development. If you empower a girl, you cannot imagine what you are doing. Great. That will account for exponential geometric growth of the society. When woman controls the purse of the family, the economy of the family, growth of the family is assured. This has been done in last 10 years in a massive way. Imagine the kind of progress that has been registered. तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास 24 जुलाई से शुरू होगा। 2023 में असम्बली इंतखाबात होने के बाद कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है। इसके बाद सरमाई इजलास मुनक़िद हुआ। बजट इजलास के इनेकाद के सिलसिले में असम्बली स्पीकर प्रसाद कुमार ने आज असम्बली में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में गवर्नमेंट व्हिप, चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मरकज़ी हुकूमत इस माह की 23 तारीख को कौमी बजट पेश करने जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने पहले ही कहा था कि रियासती बजट मरकज़ी बजट के मुताबिक तैयार किया जाएगा। दरियासना अभी यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि बजट इजलास कितने दिनों के लिए मुनक़िद होगा। रवां माली साल के लिए मुकम्मल बजट तैयार करने की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महसूलात पैदा करने वाले महकमों के अहम ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासत के माली ज़राए और हिकमत अमलियों का जायज़ा लेने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव के साथ हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और फाइनेंस, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन और माइंस महकमों के सीनियर ओहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। बातचीत का मकसद एक जामे और मौसर बजट को यकीनी बनाना था जो अहम तरक्याती तरजीहात को हल करते हुए रियासत की आमदनी की ज़रूरियात को पूरा करेगा। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत निचली सतह पर किसानों के तासुरात पर मबनी रैतू भरोसा स्कीम को नाफिज करने के लिए पाबंदे अहद है। जुमेरात को काबीना की ज़ैली कमेटी ने इटनूर के KB कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग के दौरान आदिलाबाद ज़िले के किसानों से तजावीज़ इकट्ठी की। मीटिंग में काबीना सब कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा तुम्मला नागेश्वरराव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, ज़िला इंचार्ज वज़ीर DC तक्का और कई कानून साज और MLCs ने शिरकत की। నిర్దిష్టంగా అమలు చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతోనే
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులతో అలాగే మిగతా వర్గాల వారితో కూడా అందరితో చర్చిస్తూ వారందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఏ రకంగా చేస్తే బాగా మేలు జరుగుతుంది రైతాంగ సోదరులకి అనేటువంటి ఆలోచనతో మీ అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలనేటువంటి ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మాకుగా ప్రభుత్వ పరంగా ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉమ్మడి నాగేశ్వరరావు గారు కానీ, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా పొంగల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానీ, లేకపోతే రూరల్ డెవలప్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి శ్రీపతి గారు కానీ, ఇతర మంత్రివర్గ సభ్యులు కానీ మాకుగా నేను ఎటువంటి నిర్ణయం చేయలేదు, చేయాలని కూడా ఆలోచన చేయట్లేదు. కారణం ఏంటంటే మేము రైతు భరోసా కార్యక్రమం కింద రైతుల కోసం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసా కూడా మీ దగ్గర నుంచి పన్ను రూపంగా వచ్చేటువంటి। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया है कि सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और एक मरकजी वजीर की हैसियत से हैदराबाद की तरक्की के लिए उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी के इल्ज़ाम को मज़ाक खैज करार दिया जा सकता है कि हैदराबाद को नज़रअंदाज किया गया और शहर की तरक्की रुक गई है। वजीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ ने हैदराबाद को स्मार्ट सिटी स्कीम में शामिल नहीं किया और अमृत स्कीम के तहत 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि GHMC के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र किशन रेड्डी सियासी फ़ायदे के लिए हैदराबाद पर तनकीदें कर रहे हैं। केंद्र मंत्री किशन रेड्डी जी हैदराबाद डेवलपमेंट के बारे में गलत बात कहना बंद करिए। हैदराबाद का ब्रांड इमेज का नुकसान होगा। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी 10 साल सरकार में आप 5 साल टूरिज्म मिनिस्टर थे। हैदराबाद एक ऐसा हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी एक महानगर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहते हैं, क्या कभी आप हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए कहीं 1 रुपये लाए? ना कहीं GHMC को स्मार्ट सिटी बनाए, नया GHMC का अमृत स्कीम में लगाए। 15th फाइनेंस के अलावा क्या कुछ पैसे कभी 1 रुपये भी आया? आप हैदराबाद का डेवलपमेंट को कोई कुछ कार्रवाई नहीं करते, फंड्स नहीं दिलाते, मगर आप हैदराबाद को क्रिटिसाइज करने में लगते हैं। ये हम नहीं देखने खामोशी बैठने वाला नहीं है। और KTR साहब दोनों मिलके, वो तो म्युनिसिपल मंत्री थे, मैं KTR को बोल रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, बोलो किशन रेड्डी का जवाब दीजिए। क्या किशन रेड्डी जी हैदराबाद के बारे में बात कर रहे? हैदराबाद के लिए किशन रेड्डी जी ने क्या किया? ये सब 10 साल हुकूमत में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर था KTR साहब। किशन रेड्डी को जवाब देना है, मगर खामोशी है, दोनों का दोस्तानी है, इसीलिए खामोशी चल रहा है। मगर हम किशन रेड्डी से फिर एक बार पूछते, हैदराबाद लाइक डेवलपमेंट सिटी के लिए आप क्या किया, ये जनता को बताओ। ये हमारा कांग्रेस का डिमांड है। केंद्र मंत्री किशन रेड्डी जी हैदराबाद डेवलपमेंट के बारे में गलत बात कहना बंद करिए। हैदराबाद का ब्रांड इमेज का नुकसान होगा। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की अमृत स्कीम के जरिए रियासत को हासिल होने वाले फंड्स के टेंडर्स में 3000 करोड़ के फंड्स का स्कैम किया गया। महेश्वर रेड्डी ने असेंबली के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सौदा, गाजा और KNR कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बरादर निस्बती सुजन को 400 करोड़ रुपए का काम मिला। मेगा कृष्णा रेड्डी को 1100 करोड़ के काम तफवीज़ किए गए। उन्होंने कहा कि कामों का तखमीना भी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए तैयार किया गया। 600 करोड़ रुपए की लागत वाले काम के लिए 1000 करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया और कॉन्ट्रैक्टर्स ने 30 से 35% कम कीमत दर्ज करते हुए टेंडर हासिल किए। पब्लिक डोमेन में एक भी जियो नहीं डाला जा रहा है। महेश्वर रेड्डी ने हुकूमत से सवाल किया कि टेंडर दस्तावेजात पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अदालती तहकीकात के दौरान मेगा कृष्णा रेड्डी को 1100 करोड़ का काम कैसे दिया गया। కానీ ఈ రోజు ఈ 3000 కోట్ల రూపాయల అంశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున KNR దాంట్లో మళ్ళీ మీ తమ్ముడు ముఖ్యమంత్రి గారి తమ్ముడు కూడా పార్ట్నర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు। KNR కంపెనీ నరసింహారెడ్డి గారి కంపెనీలో మీ తమ్ముడు కూడా పార్ట్నర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటా ఉన్నారు। మరి వర్క్ కా లేకుంటే మొత్తం కంపెనీ కా, ఇంకా దాని మీద నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు। కానీ మీ సొంత బామర్ది అయినటువంటి సృజన్ గారు
షోదా కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి అంశంలో మరి గత ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎప్పుడు కుటుంబ పాలన, గత ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడు నిందిస్తూ అది కుటుంబ పాలన అని చెప్పేసి కేసీఆర్, హరీష్ ఇద్దరే ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్నారని చెప్పారు కదా. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి తమ్ముడు, ముఖ్యమంత్రి గారి బామ్మరిది, నేను ఇంకా కుటుంబ అంశాలకు వెళ్ళడం లేదు, ఈ అంశంలో మరి ఈ కాంట్రాక్ట్ విషయంలో వారు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు కదా, మరి ఈ అంశంలో మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అని చెప్పేసి మాత్రమే నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఎవరి పాలైందిరో తెలంగాణ, ఎవరి పాలైందిరో తెలంగాణ పాటలు పదే పదే పాడారు కదా మీరు पीसी అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज पुराने शहर में वाक़ बीबी के अलावे का दौरा किया। उन्होंने बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। भाई चलो चलो भाई प्लीज भाई जरा ले लिया, चलो हटो यार। अरे भाई तेरा मोबाइल निकालो ना भाई, प्लीज प्लीज आगे चलिए भाई। सामने से हट जाओ भैया, भैया इधर हटो सामने से, सामने से हटो, सामने से हटो, कैमरे के सामने मत आओ। जजल भाई कहाँ भैया, क्या कर रहे हैं यार, सामने से हट जाओ जरा यासर भाई। समय पे इस शहीद का दर्शन करने के लिए हम लगातार बहुत सालों से आके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूँ। हर व्यक्ति जीवन में समाज के लिए त्याग करना, अगर ज़रूरत पड़े तो बलिदान देना हमारा कुछ सिखाया है। इसी सिलसिला में आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। इस संदर्भ में सभी लोग एक भाईचारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, ये श्रद्धांजलि का समय है और दुनिया में अलग अलग जगह ये कार्यक्रम होते रहते हैं। हैदराबाद में बहुत साल से पहले इधर ये कार्यक्रम इस पवित्र स्थान में होता है। इसके लिए भी इसका पवित्रता देखते हुए इधर रिलीजियस से उठकर, मज़हब से उठकर सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत सबके लिए भी ये श्रद्धांजलि का स्थान है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जुमेरात को पुलिस की लाठियों से जख्मी होने वाले बीआरएसपी कायदीन से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ डीएससी और ग्रुप इम्तिहानात मुलतवी करने के मुतालबे पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज और धरना करने वाले इन कायदीन पर पुलिस ने लाठियों से हमला करते हुए जख्मी कर दिया था। जख्मी स्टूडेंट लीडर से केटीआर ने नंदी नगर में मुलाकात की और उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर केटीआर ने तुलबा और बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर लड़ने वाले इन कायदीन के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद आपकी लड़ाई का जज्बा कई गुना बढ़ गया है और कई मौक़ों पे देखा गया है। जब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी से इनहराफ किया तो उस वक्त भी आप लोगों ने पुलिस की लाठी खाई थी। इस तरह ग्रुप इम्तिहान और डीएससी को मुलतवी करने पर एहतजाज करते हुए परेशान हाल बेरोज़गार नौजवानों की हौसला अफजाई की है।
केटीआर ने मशवरा दिया कि वो अवाम मुखालिफ फैसलों के मामले में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखें। ఇంకా చాలా చేయాల్సింది ఉంది. ఇది కేవలం ఆరంభమే. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రభుత్వం అయితే ఏ ఒక్క హామీ కూడా నిలుపుకునే ఆలోచనలో లేదు. నిలుపుకునే శక్తి లేదు. ఇక రోజు ఒకటే దుకాణం. తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ను తిట్టాలి, కేసీఆర్ను బద్నాం చేయాలి, కేసీఆర్ ఇట్లా కేసీఆర్ అట్లా అని రోజు ఒక్క అటెన్షన్ డైవర్షన్ గేమ్ ఆడాలి. ఒకరోజు ట్యాపింగు, ఒకరోజు కాళేశ్వరము, ఒకరోజు ఇంకో రోజు ఇంకోటి డ్రామా నడిపియాలి. మొత్తానికి అసలు పని ఎదురా అంటే అది మాత్రమే ఏం లేదు. రైతు బంధు ఎప్పుడు ఇస్తావో చెప్పేది లేదు. మహాలక్ష్మి ఎప్పుడు చాలా అవుతుందో తెలియదు. 2 లక్షల ఉద్యోగాల సంగతి అంతకంటే తెలియదు. మరి ఏమైందిరా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఎందుకు ఇచ్చినావు అన్నావు కదా కాంగ్రెస్ వాడు వస్తే అంటే సమాధానం ఉండదు. ఇంకోటి ఏదో రాపియాలి పేపర్లో, ఆ టైప్లో నడుస్తూ ఉంది. ఆఖరికి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెడితే కూడా ఇవాళ ఎదురుదాడి చేసే పరిస్థితి. పోలీసు వాళ్ళు ఫోన్లు చేసి బెదిరించి డిలీట్ చేపిస్తాను. కరెంటు వస్తలేదని చెప్పి ఇక్కడ ఎవరైనా నగర పౌరులు పెడితే హైదరాబాద్లో కానీ బయట కానీ వాళ్ళకు విద్యుత్ అధికారులు ఫోన్ చేస్తారు, తీయండి మీరు వెంటనే డిలీట్ చేయండి, మాకు పైకి వెళ్ళి ఒత్తిడి ఉంది, కరెంట్ రాకపోతే పోస్టులు పెడతారా అని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి. సో ఈ చిల్లర రాజకీయం ఏదైతే అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని దబాయించి ప్రజలను నడిపిస్తా అనుకుంటున్నారో ఎక్కువ రోజులు सहाफ़ियों के एक वफद के साथ मुलाकात के बाद तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने जुमेरात को यकीन दिलाया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जी तेलुगु के रिपोर्टर श्रीचरण पर हमला करने वाले सीआई राजेंद्र और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 शुंबे को डीएससी इम्तिहान के नोटिफिकेशन के खिलाफ तुलबा के एहतजाज के दौरान पेश आने वाले इस वाक़े ने सहाफ़ी यूनियनों और सियासी रहनुमाओं की तरफ से गमो गुस्से और मजम्मत को जन्म दिया था। वफद जिसमें जी तेलुगु न्यूज़ के चीफ एडिटर भारत शामिल थे, उन्होंने जी तेलुगु के रिपोर्टर श्रीचरण के वाक़े के वीडियो सबूत पेश किए। चरण डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानी नोटिफिकेशन के खिलाफ तुलबा के एहतजाज की कवरेज कर रहे थे जब पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर उन्हें ज़बरदस्ती घसीट कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए और हिरासत में ले लिया। रिपोर्टर्स ने ये भी बताया कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आ रहा था उस वक्त TV9 तेलुगु और 10 TV के रिपोर्टर समेत दीगर चैनलों के सहाफ़ियों को भी एहतजाज की कवरेज करने से रोका गया। कई सहाफ़ियों को उनके फ़ोन से उस एहतजाज के मवाद को डिलीट करने पर जोर दिया गया। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हुक्काम के मुताबिक तेलंगाना भर में रजिस्ट्रेशन के अमल में उबूरी तौर पर खलल पड़ा है। तकनीकी मसाइल की वजह से जुमेरात की दोपहर से रजिस्ट्रेशन का अमल आर्जी तौर पर रुक गया है। बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लिंक ना होने की वजह से मुश्किलात दरपेश हुई हैं। यूडीआईए में KYC वेरिफिकेशन से मुतालिक तकनीकी मसला दरपेश हुआ। इसकी यकसोई के लिए माहरीन की खिदमात हासिल की गई हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल रुक जाने की वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फ़ोन टैपिंग केस के अहम मुलजिम और SIB के साबिक सरबराह प्रभाकर राव की तरफ से अमेरिका से रवाना करदा एक ख़त ताख़ीर से मंजर आम पर आया। यह ख़त उन्होंने 23 जून को जुबली हिल्स पुलिस को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उनका फ़ोन टैपिंग केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि उन्हें 26 जून को भारत आना था, लेकिन उन्हें ख़राबी सेहत की वजह से अमेरिका में रहना पड़ा। फ़िलहाल वो कैंसर और दिल से मुताल्लिक़ अमराज में मुब्तला हैं। प्रभाकर राव ने कहा कि अमरीकी डॉक्टरों के मशवरे पर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्हें माजी में जो कैंसर था अब वो बढ़ गया है। उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मीडिया को लीक्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं और मेरा ख़ानदान ज़हनी तौर पर परेशान है। सिद्दीपेट में कल पुलिस की जानिब से एक वकील पर हमला किया गया। हमला करने वाले पुलिस ओहदेदार का नाम के उमा रेड्डी है, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। उन्होंने एक वकील M रवि कुमार पर हमला किया था। इस वाक़े को लेकर आज रियासत भर के वकला ने एहतजाज किया और मुख्तलिफ कोर्ट्स का भी बाइकआउट किया गया। आज हैदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट के वकला ने भी इस बाइकआउट में हिस्सा लिया। जो हम एडवोकेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक दुर्भाग्यपूर्ण संगठन जो सिद्दीपेट में हुआ, अपने एक एडवोकेट भाई का जो अपना फर्ज निभा रहा अपने क्लाइंट के लिए,
जो एंटिसिपेटरी बेल हाईकोर्ट से लाने के बाद भी जो पुलिस वाले अपना अत्युत्साह दिखा के वो मेडिकल टेस्ट को ले जाने के बाद भी एडवोकेट के ऊपर अटैक करके उनको बहुत खून आए सर का मार के जो कार्य किए, वो तमाम तेलंगाना के एडवोकेट्स उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस वालों को भी इत्तला कर रहे हैं, खबरदार जो एडवोकेट्स को अपने ड्यूटी फर्ज से उनको रोके तो पुलिस भी आपका ड्यूटी आप करिए, लेकिन जो हाईकोर्ट का ऑर्डर को भी आप तामील करें सर का, आप ड्यूटी निभाओ, एडवोकेट को भी अपना ड्यूटी निभाए सर का आप करो। एडवोकेट्स कभी भी अपने खुद से जाके लॉ को नहीं तोड़ते, वो खाली प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए उन्होंने खड़े होके जो भी बेल आया, एंटिसिपेटरी बेल आया, उसको निभाने के लिए। वरंगल जिले में एक जुनूनी आशिक ने लड़की के वालिदैन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वालिदैन पर हमले को रोकने की कोशिश करने वाली लड़की और उसका भाई भी जख्मी हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाकया वरंगल जिले के चिन्नारावपेट मंडल के चिंतल तांडा में चाशुम्बे की नित शब पेश आया। उसी गाँव के बन्नी नामी नौजवान दीपिका नामी लड़की से मोहब्बत करता था, तहम लड़की के घर वालों को इसका पता चलने के बाद उसके वालिदैन ने लड़की के सख्त रवैया अपनाना शुरू किया, जिस पर बन्नी ने चाशुम्बी की रात 2 बजे के बाद तलवार के साथ दीपिका के घर पहुंचा और महवे ख्वाब वालिदैन पर दीवानावार हमला कर दिया। वालिदैन की चीखों पुकार पर दीपिका और उसका छोटा भाई भी नींद से बेदार हो गए और नौजवान को रोकने की कोशिश के दौरान जुनूनी ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में दीपिका की मां सुगना की मौके पर ही मौत हो गई और बाप शिवा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानवर ना हो सका। दीपिका और उसका भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों की इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने जाए वक़ूअ का मुआयना किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल का मामला सामने आया। पुलिस ने गर्ल्स स्कूल के 3 नाबालिग तुलबा को मुलजिम बनाया है। इन तालिबात ने लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। शवाहिद मिटाने के लिए लाश नहर में फेंक दी गई। लाश अभी तक बरामद नहीं हो सकी। लड़की की उम्र 8 साल थी। साथ ही मुलजिम 2 लड़कों की उम्रें 12 साल है। दोनों 6ठी जमात में पढ़ते हैं। तीसरे मुलजिम की उम्र 13 साल है और वो 7वीं जमात में पढ़ता है। पुलिस के मुताबिक यह वाकया इतवार यानी 7 जुलाई की शाम को पेश आया था। वाक़े के वक्त लड़की पगडालिया में वाक़े पार्क में खेल रही थी। इसी दौरान मुलजिम तालिब इल्म उसे खेलने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया, इस खौफ से कि बच्ची अपने वालिदैन को इस वाक़े के बारे में बता देगी। मुलजिमीन बच्चों ने उसे कत्ल करके लाश करीबी नहर में फेंक दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कृष्णा नदी के पिछले पाइयों में तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने बताया कि लड़की 7 जुलाई से लापता थी। वो घर के करीब पार्क में खेलने गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद वापस नहीं आई। वालिदैन ने काफ़ी देर तलाशी की लेकिन नाकाम रहे। बाद में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इब्तदाई तौर पर पुलिस को भी मुलजिमीन का इल्म नहीं था। इसके बाद 9 जुलाई को सूंघने वाले कुत्तों की मदद ली गई। इस दौरान गांव में रहने वाले 3 नाबालिग लड़कों के साथ गैर मामूली रवैया देखने में आया। तीनों मुलजिमीन में से एक लड़के ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसके बाद 2 दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद की नामपल्ली की अदालत ने यूट्यूबर परिणीत हनुमंतु को बाप बेटी के रिश्ते पर सोशल मीडिया पर नाजेबा तबसरा करने के मामले में 14 दिन की जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। उसके नाजेबा तबसरे के बाद तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों में यूट्यूबर परिणीत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया और तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने भी परिणीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी थी, जिस पर साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसे 4 जुम्मे को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट वारंट के जरिए परिणीत को हैदराबाद लाया गया और नामपल्ली की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने परिणीत के साथ 3 दीगर मुलजिमीन को 14 दिन की रिमांड पर दे दिया। परिणीत के खिलाफ सेक्शन 67 BIT पॉक्सो 79 294 BNS के तहत केस दर्ज किया गया। भद्राद्री कोत्तगुडम जिले के मद्रास तांडा में राशन के चावल के 35 थैले मकामी अवाम ने जब्त किए। आज सुबह की अवलीन सातों में राशन के चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम चौकस मकामी अफराद ने उस लॉरी को रोक दिया जिसमें ये चावल मुंतकिल किए जा रहे थे। मकामी अफराद ने साबिक सरपंच राशन डीलर राजेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
यादाद्री भुवनगिरी जिले के बीबीनगर में सीमेंट के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। मासब टैंक पीटीआई बिल्डिंग के साथ वाक़े एक अपार्टमेंट में आज आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने इत्तला मिलने पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। रियाद से पाकिस्तान आने वाली सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ में पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त आग लग गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि तमाम 276 मुसाफिरों और अमले के 21 अरकान को फौरी तौर पर हिफाजत से निकाल लिया गया और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे के बाएं लैंडिंग गेट से धुआं और चिंगारियां उठते हुए देखा और पायलट्स को खबरदार किया। उन्होंने एयरपोर्ट की फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को भी आगाह किया, जिस पर सीएए के फायर गाड़ियां फौरी तौर पर पहुंची और लैंडिंग गेट पर लगी आग को बुझा दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के साथ तेलंगाना के रियासत भर में गुज़िश्ता 2 महीनों में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के हॉस्टल्स और पीजी एकोमोडेशंस का मुआयना किया। मजमूई तौर पर 387 हॉस्टल्स का मुआयना किया गया और इस दौरान पाए जाने वाली खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर नोटिस जारी की गई हैं। ज़्यादातर हॉस्टल्स मतलूबा FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बगैर काम करते पाए गए। खाने की तैयारी और ज़ख़ीरा करने में गैर सेहतमंदाना तरीक़ों को देखा गया। मुतालिका FVOs को FSS एक्ट 2006 की कानूनी ज़रूरत से आगाह कर दिया गया है और हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दें। ज़िले विकाराबाद के तांडूर कस्बे में ममनुआ गुटखे के अड्डे पर टास्क फोर्स ने धावा किया। काफ़ी भारी मकदार में वहां से इस नाजायज़ गुटखे को जब्त किया गया। पुलिस मजीद कार्रवाई कर रही है। పాములు గిములు ఉన్నాయి అవతల చంపినట్టు జరదా సార్ బిల్లు ఉంది సార్। मुल्क के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में किया गया, जिसमें 17 रियासतों से किसानों के 150 नुमाइंदे शरीक हुए। इस मीटिंग में MSP किसानों को पेंशन समेत किसानों से मुतालिक दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एक बड़े एहतजाज का फैसला किया गया। इस मीटिंग में किसान कायदीन ने हुकूमत के 3 क़वानीन से मुतालिक भी बात की, जिसके बारे में किसान कायदीन का कहना है कि हुकूमत उन क़वानीन के साथ आमिराना मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहती है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।